अपन बलबन पढ़ रहे थे और बलबन में अपन ने उसका राजत्व का सिद्धांत देखा था, राइट। और ये देख लिया था कि यार मतलब बलबन शुरुआत कैसे कर रहा है, उसके प्रति क्या क्या कठिनाई है ना। कैसे इसामी ने बोला है कि यार उसकी शक्ल से ऐसा लगता था कि वो बहुत बुरा इंसान है, राइट, है ना। इब्न बतूता ने बोला था कि नहीं ऐसा नहीं था, उसके मुंह पे दाग था। फिर अपन ने उसके राजत्व का सिद्धांत देखा था और अपन ने देखा था कि कैसे वो अपने राजत्व को, मतलब जो पुराने पुराने राजाओं ने जो व्यवस्था बिगाड़ के रखी है ना, उस व्यवस्था को पुनः सुधारने के लिए क्या क्या काम करेगा, है ना। वो एक डिसिप्लिन लेके आता है अपने लोगों में, अपने दरबारियों में, है ना। उनके लिए खुलिया व्यवस्था लागू कर देता है कि ये ऐसे कि इसी तरह की चीजें पहनेंगे। खुद हमेशा ड्रेस कोड में रहता है, हमेशा राजसी पोशाक में रहता है, ताकि दूसरे लोग उसको दूसरी पोशाकों में ना देख ले, हंसे ना, है ना। राजा से आप लोग सीधे बात नहीं कर सकते, राजा से बात करने के लिए एक व्यवस्था बना दी उसने कि पहले मेरे असिस्टेंट से बात करोगे फिर मेरे से बात कर पाओगे। तो राजा क्या कर रहा है, पूरी तरीके से खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। उसके आसपास में अबिसिनियाई दास घूमते हैं। अबिसिनियाई दास लगातार जिल्लिल्लाह जिल्लिल्लाह चिल्लाते रहते हैं ताकि आसपास के लोग डरे, है ना, राजा की तरफ आंख उठाने से भी डरे। समझ रहे हो ना, राजा अपनी प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना चाह रहा है और उसके लिए वो ये व्यवस्थाएं कर रहा है। इसके अलावा राजा के प्रति एक और समस्या भी है जिसको राजा को सॉल्व करना है। वो समस्या है मंगोलों की समस्या। मंगोलों की समस्या। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये जो काल था 13वीं शताब्दी का, 11वीं शताब्दी का, 12वीं शताब्दी का, इसमें मंगोल आक्रमण बहुत बड़े लेवल पे हो रहे हैं। चंगेज खान, उसके जो बच्चे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, पूरे मध्य एशिया को घेर के बैठे हुए हैं। वो यूरोप को रोंद के रख रहे हैं, उसके अलावा भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस आदमी को संभालना पड़ेगा कि नहीं संभालना पड़ेगा। तो वो क्या कर रहा है, जैसे भारत का मैप, ये पाकिस्तान है और यहाँ का ही अफगानिस्तान, राइट, ऊपर तक। उसको जितने भी मंगोल आक्रमण होंगे वो सब किस दिशा से होंगे, इन दिशाओं से। ऊपर सब तरफ मंगोल फैले हुए हैं। मंगोलों को आक्रमण करना होगा तो किन दिशाओं से आक्रमण करेंगे, इन दिशाओं से आक्रमण करेंगे। अब उसको इस पंक्ति को मजबूत करना है। कभी भी दक्षिण से नहीं आएंगे मंगोल, उनका साम्राज्य नहीं है। वो पूरब से भी नहीं आएंगे, उनका साम्राज्य इधर नहीं है। उनका साम्राज्य उत्तर पश्चिम में फैला हुआ है। उत्तर से भी सीधे सीधे नहीं आ सकते क्योंकि हिमालय पर्वत है, वहां जाएंगे तो ठंड से मर जाएंगे मंगोल। उनके लिए जो सबसे अच्छा रास्ता है ना, वो उत्तर पश्चिम का रास्ता है, अफगानिस्तान से होते हुए एंट्री करने का। इतनी बात समझ में आई, मतलब मंगोलों को भारत में एंट्री करवानी है। अब क्या कर रहा है उसके लिए, ये सुदृढ़ीकरण की नीति अपना रहा है। कौन, बलबन। ये जो नीति अपनाएगा, इसके पहले किसी ने इतना ध्यान दिया ही नहीं था। सुदृढ़ीकरण की नीति में क्या करेगा, सबसे पहले तो इसने क्या करा, ये पहली बार बड़े लेवल पे अफगानों की नियुक्ति कर रहा है सेना में। अफगानों की नियुक्ति क्या कर रहा है, अफगानों की नियुक्ति कर रहा है। दूसरा काम इसने क्या करा कि जो बुजुर्ग सैनिक हैं या अपंग सैनिक हैं, युद्ध में अपंग हो जाते हैं, अगर किसी चीज लग गई है ना, तलवार वगैरह लग गई, हाथ कट गया, तो वो दिव्यांग हो गया कि नहीं हो गया, दिव्यांग हो गया ना। अब वो लड़ सकता है क्या, नहीं लड़ सकता। पर पहले सेना में ऐसे ही रख लेते थे कि यार अपने लिए लड़ा है तो अपन क्यों हटाएं, इसको रहने देते हैं। पर बलबन इस व्यवस्था को बदल रहा है। बलबन क्या कर रहा है कि बुजुर्ग या अपंग सैनिक हटाए,
त्रिविमय सुरक्षा व्यवस्था अपना लाए। मैं त्रिविमय सुरक्षा व्यवस्था बताऊंगा यहाँ पे कि कैसे अपना रहा है। इसके अलावा वो क्या कर रहा है कि लगातार को अभ्यास दे रहा है। ये क्या करता था कि अपनी सेना को तैयार रखने के लिए हमेशा, कि हाँ हमेशा तैयार रहें, इसके लिए उनको बीच बीच में एकदम बोल देता था। जैसे मैं आप लोगों को एकदम बोलूं कि चलो चलना है, तो आप लोगों को टाइम लगेगा ना, घर जाओगे, घर में फिर तैयारी करोगे। उसको पता है कि युद्ध एकदम से होते हैं, तो वो क्या करता है कि हर थोड़े थोड़े दिन में बोलता है कि चलो शिकार करने के लिए चलना है तुरंत। तो सेना को तुरंत तैयारी करनी पड़ती है। पूरी सेनाओं को लेके जाता है शिकार करने के लिए। किस लिए लेके जाता है? शिकार करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसको तैयार रखना है कि युद्ध में भी एकदम जाना पड़ेगा। अगर सेना की आदत नहीं रही एकदम से तैयार होने की, तो कभी हो पाएंगे कि एकदम से तैयार नहीं हो पाएंगे, युद्ध के समय नहीं हो पाएंगे। तुम अगर तैयारी नहीं रखोगे एग्जाम की और तुम सोच के बैठ गए, तुमने टेस्ट नहीं लगाया, तुम तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, कोई बात, पर अगर तुमने टेस्ट नहीं लगाया, तुम्हारी आदत ही नहीं टेस्ट लगाने की, तो तुम चाहे कितना ही अच्छा पढ़ लो, वहां जाके घबरा जाओगे। कभी देखे नहीं थे टेस्ट? 4 ऑप्शन, तुमको 4 ऑप्शन सही लगेंगे, क्योंकि वो जो 4 ऑप्शन उठा के देता है वो भी तो कुछ ना कुछ हिस्ट्री से उठा के देगा, है ना। वो भी, उसका भी कुछ ना कुछ मतलब तो निकलता होगा 4 ऑप्शंस का। तब आप घबरा जाओगे, आप कंप्यूटर को देख के घबरा जाओगे। मेरे साथ में ऐसे ही हुआ था। मेरा जब फर्स्ट टाइम नेट निकला था ना, पढ़ने में अच्छा, पर कभी पेपर नहीं लगाए थे मैंने। अपन घर पे बैठ के लगाते हैं ना जो मॉक टेस्ट कभी लगाए नहीं। तो मेरी लैपटॉप की आदत नहीं है पढ़ने की। मैं नॉर्मल पढ़ता हूँ, मोबाइल चलाता हूँ, पर लैपटॉप नहीं चलाता हूँ। तो मैं एग्जाम देने के लिए गया, एग्जाम चल रही, मेरी आंखें दुखना चालू हुई। मेरी इतनी खतरनाक आंखें दुखी है कि आसपास बैठे हुए लोग हंसे मेरे पे, क्योंकि मैं पानी की बोतल लेता, ढक्कन भरता और यूं करके आंखों में, दोनों आंखों में ये कर रहा हूँ। मेरे से खुद भी हंस रहा हूँ, आसपास के लोग भी हंस रहे, बोले यार इस आदमी क्या हो गया। मतलब मेरी आंखें 3 घंटे, आदत ही नहीं बैठने की, दुखने लग गई। तो इन सब आदतों से बचना। खैर मेरा नेट निकल गया था उस टाइम पे भी, उस टाइम पे मेरा नेट क्लियर हो गया था। पर फिर भी बता रहा हूँ, तैयारी कर रहे हो युद्ध की तो लगातार उसकी प्रैक्टिस भी करो। ये वैसे ही करवा रहा है, लगातार अभ्यास करवाता रहता है उनका। ये त्रिविमीय सुरक्षा व्यवस्था बना रहा है। वो ऐसे बना रहा है कि यहाँ पे लाहौर, मुल्तान, पटियाला, लाहौर, मुल्तान और पालमपुर है, ये 3 जगह हैं। ये लाहौर, एक और मुल्तान है, और यहाँ कहीं पालमपुर है। इधर नहीं यार, इधर ही कहीं पालमपुर है ना। ये देख लें, ये लाहौर है, ये मुल्तान है, पालमपुर। एक व्यवस्था तो ये बन गई। मतलब आएगा सबसे पहले इस पंक्ति से लड़ेगा, लाहौर, मुल्तान, पालमपुर में जो इसने सेना रख रखी है। इसने भी सेकंड पंक्ति बना रखी है, भटिंडा, उच्च, समाना और समान, ऐसे करके। ये भटिंडा है, ये उच्च है, यहां कहीं समाना है, और यहां अफगानिस्तान की तरह कुछ समान है। भटिंडा, उच्च, समाना और समान, ये दूसरी त्रिविमय है। मतलब 3 सुरक्षा पंक्तियां, पहली सुरक्षा पंक्ति, दूसरी और तीसरी जो है वो क्या है? दिल्ली। मतलब दिल्ली तक आने के लिए मंगोलों को संघर्ष करना पड़ेगा। 3 जगह उनको रोका जाएगा, और तीनों में कौन कौन व्यक्ति बिठा रखे इसने? तो इसका जो सबसे ज्यादा प्रिय पुत्र है, जो बलबन है, वो सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार करता था तो उसके बड़े बेटे से करता था, और उसका नाम था मोहम्मद। क्या नाम था? मोहम्मद। मोहम्मद हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका मैं कारण बाद में बताऊंगा। पर ये जो पहली सुरक्षा पंक्ति है ना, इसमें इसने मोहम्मद को रख रखा है, मोहम्मद को रख रखा है। जो दूसरी सुरक्षा पंक्ति है ना,
उसमें बुगरा खान को रख रखा है, ये इसका छोटा बेटा है बुगरा खान। और तीसरी में तो ये खुद है ही सही लड़ने के लिए। यहां तक समझ में आई व्यवस्था? 3 सुरक्षा पंक्ति, मतलब यहां से आक्रमण होगा तो पहले ये लोग लड़ेंगे, फिर ये लोग लड़ेंगे, फिर दिल्ली तक ये जा पाएंगे। पहले में कौन कौन है? मुल्तान, पालमपुर और लाहौर। दूसरी में कौन है? भटिंडा, उच्च, समाना और समान। और तीसरी में दिल्ली है। जो दूसरी पंक्ति है उसमें कौन? बुगरा खान है। बुगरा खान इसका बेटा है, इसका बलबन का। फर्स्ट पंक्ति में कौन है? मोहम्मद है, इसका सबसे ज्यादा प्रिय पुत्र है। वैसे तो सारे बेटे समान होते हैं, पर इसने अपने प्रिय पुत्र को सबसे आगे रख रखा है। अभी आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर सबसे आगे मतलब सबसे ज्यादा कठिन काम है, मरने के सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं? जो सबसे पहले लड़ेगा। पर बलबन जो व्यक्ति है ना, आप जब उसको पढ़ोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो अयोग्य नहीं रखना चाहता संतानों को। लड़ेगा तभी तो सीखेगा। यह तो युद्धों का दौर है, अगर घर में बिठा के रख लिया एक बार तो फिर कोई और आके मार जाएगा इसको। इसलिए अपने को, अपने बच्चों को क्या रख रहा है? युद्ध में रख रहा है। इस पुत्र मोहम्मद के बारे में थोड़ा सा जान लो। यह आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेट, यूपीएससी, एमपीपीएससी में तीनों में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। क्या आप लोगों ने नाम सुना होगा? 2 लोग हैं, एक आमिर खुसरो और आमिर हसन देहलवी। 2 नाम है। आमिर खुसरो सुना है? मैं बताऊंगा, सुना है आप सबने, मैं बताऊंगा कैसे सुना है। और दूसरा है आमिर हसन देहलवी। देहलवी खुसरो की कविताएं नहीं पढ़ी? छाप तिलक सब छीन ली मोह से नैना लड़ाई मिलाई के, वो है ना, वो किसकी कविता? इसकी तो आमिर खुसरो की। और वो एक और भी तो है, कौन सी मूवी थी यार अच्छी सी, इसमें बोलते हैं कागा रे मोरी इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो मांस, ना खाइयो ना मेरे नैना मुहे पिया के मिलन की आस। सुना ये इसकी ही कविता है। कौन सी रॉकस्टार मूवी का सॉन्ग है। कितने कितने ऊंचे शब्द हैं कि सब खा ले मेरा कौए मेरे मरने के बाद में, पर आंखें छोड़ देना, क्या पता मैं मेरे पिया को देख सकूं। पिया का मतलब ऐसे नहीं कि बस तुम लड़का लड़की समझते हो कि पिया, वो अपने गुरु के लिए बोल रहा है। जो मोइनुद्दीन चिश्ती है ना, सॉरी निजामुद्दीन औलिया है, निजामुद्दीन औलिया, वो इसके गुरु हैं। अपने गुरु के लिए इतना प्रेम बता रहा है। वो जितनी ये कविताएं हैं ना, आजकल लोग एक दूसरे की गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स के लिए सुनाते हैं, यार ये ले तू सुन देख तेरे लिए मेरी फीलिंग्स है। पर इस आदमी की जो फीलिंग्स है ना, अपने गुरु के लिए है वो, कि मेरे को मेरे पिया को मतलब मेरे गुरु को देखना है, तो तू मेरी आंखों को छोड़ देना। क्या फीलिंग्स रही होगी यार गुरु के लिए। और ये जब इसके गुरु मरेंगे तो उसके ये फिर एक और कविता सुनाएगा ऐसा कि चल गोरी घर आपने देर हुई परदेश। मतलब अब ठीक है, अब सब खत्म हो चुका है ना। मेरे को पूरी नहीं आती है पर बहुत अच्छी है कि मतलब अब मेरे गुरु तो मर गए हैं, अब मेरे रहने का कोई मतलब निकलता नहीं है। तो उसके कुछ दिनों बाद ये मर जाएगा। कौन? आमिर खुसरो। मतलब यार गुरु और शिष्य का ऐसा प्रेम कहाँ देखने को मिलता है यार। कौन? हाँ ओलिया, दिल्ली में बनी हुई, हाँ वही है इनके। समझ में आ गया? पहचान लिया आमिर खुसरो को? ये आमिर खुसरो है ना, इनको एक इनकी उपाधि है, आमिर खुसरो की एक उपाधि है तूती ए हिंद। तूती ए हिंद, इसका मतलब होता है भारत का तोता। कौन? क्या होता है? भारत का तोता। मतलब भारत के बारे में बताने वाला, जैसे तोता बताता है ना मुंह से चीजें, वैसे भारत के बारे में बताता है, इसलिए भारत का तोता। और इसकी भी एक उपाधि है, इसकी उपाधि भारत का शेख सादी। आमिर हसन देहलवी लिख नहीं रखा है पर लिख लेना, इसकी उपाधि है भारत का शेख सादी। इसकी बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स है आमिर खुसरो, आप लोग पढ़ना, आपको मजा आ जाएगा सच में। एक ये और एक रूमी, अफगानिस्तान का एक शायर है रूमी, वो बड़ी बड़ी गहरी बातें करता है। दोनों बड़ी गहरी बातें करते हैं। मतलब गहरी बातें भी वो लोग समझ पाते हैं जो गहरे होते हैं मन से।
बाकी लोगों को तो समझ में नहीं आती है। बस पढ़ के वो बोलते हैं इसका मतलब क्या निकल रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? ये जो दो लोग हैं ना, ये मोहम्मद के दरबारी हैं, इसलिए क्वेश्चन आया हुआ है कि आमिर खुसरो और आमिर हसन देहलवी किस शासक के दरबारी थे या किस प्रिंस के दरबारी थे? तो आप बताना मोहम्मद। और मोहम्मद किसका पुत्र है? तो बलबन का पुत्र है। इतनी चीज समझ में आई? इस क्वेश्चन को बिल्कुल दिमाग में डाल लेना कि किसके शिष्य हैं? तो मोहम्मद के शिष्य हैं। कौन कौन? आमिर खुसरो और आमिर हसन देहलवी। लिख लेना, इसको डार्क कर लेना, मोस्ट IMP कर लेना, क्योंकि आमिर खुसरो जब भारत के बारे में लिखेगा तो बहुत गहरी बातें लिखेगा। सोचो ना यार, जिसके गाने हम आज गा रहे हैं उसका कितना ज्यादा महत्व होगा, राइट? इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की चीज क्या है? सैन्य व्यवस्था। सैन्य सुधार कर रहा है कुछ, ये दूसरा पॉइंट था, ये तीसरा पॉइंट है, सैन्य सुधार। बलबन कुछ सैन्य सुधार कर रहा है। ये एक दीवाने अर्ज बना रहा है। दीवाने अर्ज, ये होता ही सैन्य विभाग है। इसका मतलब क्या होता है? सैन्य विभाग। तो देखो कंपटीशन के एग्जाम में कैसा आएगा, एक तरफ दीवाने अर्ज लिखा हुआ रहेगा, दूसरी तरफ सैन्य विभाग, विदेश विभाग, सचिवालय ऐसे लिखा रहेगा। तो आप लोग काय को मिलाओगे? सैन्य विभाग को। आया बात समझ में? दीवाने अर्ज मतलब सैन्य विभाग है, सैन्य विभाग। फिर वापस ऐसे लिखा हुआ है दीवाने अर्ज, और उसके सामने उसके प्रमुख को क्या बोलते थे? तो आप लोग बताओगे आरिज ए मुमालिक। क्या बोलेंगे? आरिज, आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक, ये कौन था? इसका प्रमुख, सैन्य विभाग का प्रमुख। पहली बार नियमित सेना, स्थायी सेना, सैन्य विभाग बनाने वाला व्यक्ति है। प्रथम बार सैन्य विभाग बन रहा है ना, प्रथम बार सैन्य विभाग बना रहा है। मैंने आप लोगों को पहले इसके बारे में बताया था कि निम्न कुल के लोगों से नफरत करता है। तो एक सर्फ बाउनी करके नाम व्यक्ति था, शायद सर्फ बाउनी लिख लेना, है ना? वो एक बहुत बड़ा व्यापारी था, सर्फ बाउनी। वो किससे मिलने के लिए आया था? बलबन से मिलने के लिए आया था। देखो राजा है तो व्यापारियों से मिलेगा। मोदी जी मिलते हैं ना अडानी से, अंबानी से, है ना, महिंद्रा वाले, इनसे सबसे मिलते हैं। क्यों मिलना पड़ता है उनको? कि आखिर में जब देश चलेगा ही नहीं, पैसों के बिना कैसे देश चलेगा? तो उनको मिलना पड़ता है। बलबन को मिलना पड़ा। तो सर्फ बाउनी जो बहुत बड़ा व्यापारी था, जब बलबन से मिलने के लिए आया तो बलबन ने उसको अच्छे से बात करी पहले शुरुआत में। फिर जब उसको पता चला कि पहले हिंदू था और बाद में कन्वर्ट होकर मुसलमान बना है, मतलब एक भारतीय मुसलमान है, तो बलबन उससे बड़ा नाराज होता है। बोलता है कि इसको मेरी नजरों से हटा दो, मेरी आंखें जलने लगी है। तो नफरत देख रहे हो? तुम अपने दुश्मन को भी नहीं बोलते होगे ये शब्द कि आंखें जलने लगी है मेरी, और मेरे तलवार पे हाथ जा रहा है अपने आप, इसकी गर्दन काट दूं, इस नीच को हटाओ मेरे सामने से। ये शब्द किसके हैं? बलबन के हैं, क्योंकि उसने एक भारतीय मुसलमान को देख के, एक भारतीय मुसलमान व्यापारी को देख के कहे थे। इसको इतनी नफरत थी कि इसके सेनापति के बारे में जब इसको पता चलेगा ना, जो इसका बहुत अच्छा दोस्त था, कि ये भी भारतीय मुसलमान है, तो उससे बातचीत बंद कर देगा ये। सोच सकते हो स्तर इनकी नफरत का। अपने वाले लोग समझते ही नहीं है ना? अपने लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, सारे दुनिया के जितने मुसलमान हैं सब भाई भाई हैं। और इतिहास गवाह है कि भारतीय मुसलमानों के साथ में भी उतना ही भेदभाव करा जितना हिंदुओं के साथ में करा था, और तो उनको नीच माना। आज भी मानते हैं, आज भी जैसे तुर्क मुसलमान है ना, अरब के मुसलमान हैं या ईरान के मुसलमान हैं, उनके इतना सम्मान नहीं है भारतीय मुसलमानों का विदेशों में, क्योंकि उनको यही लगता है कि इनको तो वैसे ही मार मार के बनाया है हमने। ये इतिहास गवाह है यार, आप इतिहास को कैसे झुटलाओगे? मैं खुशी के लिए बोल दूं कि नहीं ऐसा नहीं है, सबका सम्मान है। नहीं करते वो लोग। आप अरब में चल जाओ, अरब के मुसलमानों को तो ऐसा लगता है कि भारतीय मुसलमान चोर हैं, सिर्फ चोरियां करते हैं और हराम का खाने के लिए आते हैं। वहां पे लंगर जैसा बढ़ता होगा,
तो उसमें भीड़ भारतीय मुसलमानों की, पाकिस्तानी मुसलमानों की, अफगानी मुसलमानों, अफगान नहीं सॉरी, भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी मुसलमान, इनकी लगी रहती है फ्री का खाने के लिए। खाना है पे, अब वो गरीबों की भीड़ है, वो पता है कि गरीबों के लिए लगा के लगते हैं, जो हज पे जाते हैं ना तो गरीबों के लिए रखते होंगे, अपने हाल लगे रहते हैं कि यार ठीक है फ्री मिलता है तो पैसे लगा क्यों खाना। आते हैं, क्या करें यार, एक अपने देश में कर लो यार, बाहर जाके नहीं करना चाहिए ना। और वो तो हंस के ही बोलेंगे कि भारतीय ऐसे हैं यार। हाँ यार, चार लोग ऐसी बातें करेंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। सैन्य व्यवस्था समझ में आ गई, कुछ भी नहीं था, आरिज मुमालिक पद बनाया है ना। और इसमें क्या है, फिर तुर्कान चहलगानी, इनकी बहुत बड़ी समस्या है। तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान चहलगानी पे क्वेश्चन आ सकता है ना कि तुर्कान चहलगानी क्या था, किसने बनाया था। तो आप क्या बताओगे, इल्तुतमिश ने बनाया था। बनाया किसने था? इल्तुतमिश ने। देखो, इसको समझने के लिए सीधा सा तरीका है, मानो मैं राजा हूं एक पल के लिए, मेरा नाम है इल्तुतमिश, मेरे को पता है कि मैंने मेरे पहले वाले राजा की हत्या करी है, क्योंकि दिल्ली के अमीरों ने मेरे को चूज करा है, जबकि पहला राजा कहाँ का था? लाहौर का। बताया था मैंने, कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का था? लाहौर का। अब खुद सोचो, लाहौर के अमीर मेरे से नफरत करते हैं, अलग अलग जातियों के लोग मेरे से नफरत करते हैं, मुसलमानों में भी। ऐसे में मेरा दिमाग क्या करेगा? सबसे पहले मैं उन लोगों को इकट्ठा करूंगा। देखो, मैं राजा हूं तो चुनाव की जरूरत नहीं है मेरे को वित्त मंत्री बनाना है, विदेश मंत्री बनाना है, सचिव बनाना है, जितने बड़े बड़े पद हैं वो सब मेरे को ही देने हैं। अब मेरे को ऐसे कुछ लोग चाहिए जो हमेशा मेरा साथ दें मरते दम तक, राइट? ऐसे सोचूंगा। तो ये जो पूरी क्लास है, आप लोग जो हो, उनमें मैं ऐसे लोगों को चुनूंगा ना जो मेरी तरफ है हमेशा। तो वही करेगा इल्तुतमिश। क्या करेगा? 40 लोगों का चुनाव करेगा। 40 तुर्क हैं, सिर्फ तुर्क जाति के हैं, क्योंकि उसको पता है बाकी जातियों के लोग नफरत करते हैं। तुर्क जाति उस टाइम शासक वर्ग भी है, तो उनका सम्मान भी है। तो उसने क्या करा? 40 तुर्कों को चुना। मतलब तुम लोगों को मैंने चुन लिया, 40 लोगों को, तुम मेरे 40 लोगों को। मैंने सारे बड़े जो पद है तुम लोगों को दिए, तुम लोग भी खुश, मैं भी खुश। तुम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा इतने बड़े बड़े पद दिए, अभी भी नहीं सोच पा रहे होगे तुम लोग कि सर हमारे साथ में ऐसा कैसे है। मान लो मैं भी तो राजा बना ही हूं, जब मैंने तुम लोग को इतने बड़े बड़े पद दिए, तो तुम मेरे साथ में कभी धोखा करने की सोचोगे क्या? मैंने रोड से उठा के तुमको इतना ऊंचा बना दिया, नहीं करोगे ना? पर तुम मेरे साथ में नहीं करोगे, मेरे ये क्या गारंटी कि मेरे बच्चों के साथ में भी नहीं करोगे? सही बात है ना? देखो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि रत्नेश्वर ने हम पे एहसान कर रहे हैं, मतलब जो इल्तुतमिश था उसने हम पे एहसान करे। इल्तुतमिश यहाँ खड़ा हुआ, उसने हम पे एहसान करे। इल्तुतमिश मर चुका है, इल्तुतमिश मर चुका है, पर उसकी जो औलादे हैं उसने हमारे लिए क्या करा? सीधी सी बात है, तुम्हारे दिमाग में कभी तो आएगी यार बात। फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा इसकी औलादों को मार देते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही है, दिमाग तो ऐसे ही चलता, सत्ता चीज ही ऐसी है। इसकी औलाद को मारेंगे, इसकी छोटी वाली औलाद को बनाएंगे राजा, क्योंकि वो अपनी ज्यादा बात मानती है। अपन ने देखा था ना, बार बार शासक बदले थे, रजिया सुल्तान, उसके पहले अलग, उसके बाद में लगातार 3 शासक बदल दिए। एक की तो हत्या बलबन करेगा, बहाउद्दीन बेहराम शाह की हत्या बलबन करेगा, क्योंकि बलबन भी तुर्कान चहलगानी का हिस्सा है। समझ रहे हो? बलबन खुद भी तुर्कान चहलगानी का हिस्सा था। जब इतने परिवर्तन होंगे तो जो बलबन खुद है, क्या वो तुर्कान चहलगानी को रहने देगा क्या? क्योंकि देखो, तुम तुर्कान चहलगानी के सदस्य हो, मैं इल्तुतमिश नहीं हूं, बलबन हूं। मैंने खुद ने राजा की हत्या करी है तुर्कान चहलगानी रहते हुए, तो क्या गारंटी मेरी हत्या नहीं होगी राजा बनने के बाद में? कर सकते हो ना तुम लोग, मेरी भी तो हत्या कर सकते हो, क्योंकि मैं खुद जब तुम्हारी जगह बैठा हुआ था तो मैंने भी तो हत्या करी थी। अब सोच लो, तुम लोगों ने इल्तुतमिश के बच्चों की हत्या करी, ये आके बैठ गया अविनाश, राजा बन गया। अब इसके दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा कि यार ये लोग मेरी भी तो हत्या कर सकते हैं? इसीलिए बलबन तुर्कान चहलगानी को खत्म करेगा। और कैसे करेगा ये अपन देखते हैं।
मैंने बलबन की उपाधियां बताई थी, जिसमें एक उपाधि बताई थी खुफिया कातिल, इसीलिए बताई थी, वो धीरे धीरे खत्म कर गए। पहला है शेर खां। ये सिर्फ नाम से शेर खां नहीं है, असलियत में भी शेर खां जैसे ही था, शेर जैसा। ये उच्च मुल्तान समाना समान, ये जो क्षेत्र थे ना, इस क्षेत्र का शासक था। मतलब शासक मतलब आगे आगे की सैन्य पंक्ति में काम करता था, बहुत महान सैनिक था, इसलिए बलबन इससे डरता था। बलबन को यह पक्का भरोसा था कि अगर गलती से भी यह आदमी रहा तो मेरी सत्ता पे आंच आ सकती है, इसलिए बलबन क्या करेगा, बलबन इसको धीरे से जहर देके मरवाएगा। क्या करेगा? जहर देके मरवाएगा। फिर एक व्यक्ति है मलिक बकबक, दूसरा व्यक्ति है मलिक बकबक। बकबक ये बदायूं का इक्तदार है। बदायूं का इक्तदार प्लस तुर्काने चहलगानी के सदस्य तो है ही सी। ये भी इसने क्या करा कि दास व्यवस्था थी उस टाइम, नौकर थे, नौकर ने कुछ धमाल करी तो इसने नौकर को कोड़े मार दिए। क्या करा? कोड़े मार दिए, कोई बड़ी बात तो है नहीं, कोड़े मार दिए। तो नौकर रोते हुए किसके पास में आया? बलबन के पास में आया कि राजा जी मेरे मालिक ने मेरे को कोड़े मारे हैं। तो उसके दिमाग में रहा होगा कि कोई बात नहीं, मालिक है, मार सकता है। फिर उस नौकर ने बताया कि मेरा जो मालिक है ना, वो तुर्काने चहलगानी का सदस्य है। बलबन ने बोला बुला लो, बुलाओ इसको। फिर उसको खड़ा करा, बोले कि क्या करा तूने? बोले कि नॉर्मल चीज है, नौकर है मेरा, मार लिए कोड़े। बोले मेरे यहाँ ऐसे कैसे मार लिए? तेरे को सजा मिलेगी। बोले कि सब तो मारते हैं। बोले नहीं, तेरे को सजा तो मिलेगी। और बलबन इसको मरवा देता है, इसकी हत्या। फिर एक और व्यक्ति है हेबात खां, ये अवध का इक्तदार है। हेबात खां ये कहां का है? अवध का। अवध मतलब समझ गए ना? तो कौन सी जगह? उत्तर प्रदेश में। पर कहां है अवध? किसको बोलते हैं? अयोध्या का क्षेत्र, वही तो अवध। इसने क्या करा? क्या हो गया? कुछ बोलना है क्या? ये हेबात खां ने क्या करा कि इसने भी अपने जो नौकर है उसको प्रताड़ित करा था। कि कोई गलती करी नौकर ने, इसने प्रताड़ित करा, इसने एक दो चांटे मारे। नौकर भी फिर कहां पहुंचा है? बलबन के पास में। फिर बलबन से बोला होगा मेरे मालिक ने चांटे मारे मेरे को। तो बलबन ने बोला कोई बात नहीं, मालिक है, मार सकता है यार, तेरे भले के लिए मारा होगा। तो बोले कि आपको पता है मेरा मालिक कौन है? फिर बलबन ने पूछा कौन है? तो कौन था? तुर्काने चहलगानी का सदस्य। तो बलबन ने बोला एक काम करो, तेरे को कितना मारा? तो बोले कि मेरे को 2 कोड़े मारे थे। क्या मारे थे? 2 कोड़े मारे थे मेरे को। तो बलबन ने बोला एक काम करते हैं, इसको 500 कोड़े पड़वाएंगे। 500 कोड़े का मतलब समझते हो? मर गया वो। 500 कोड़े मतलब जब एक एक कोड़े पड़ते हैं ना, तो वो ऐसे ऐसे चिपकता है वो, और मांस को उधड़ के बाहर निकलता है। खोखला हो गया होगा ये, खोखला, बकायदा खोखला। मतलब मरने के बाद में कोड़े पड़े होंगे इसको 100-150 तो अलग से कि भैया 500 पूरे करने। 100 में ही मर गया होगा ये। 400 तो इसे मारे हुए लाश को मारे होंगे, क्यों पूछ रहे लाश जिंदा है मर गया? मारो तुम तो। राजा की बात तो रखनी पड़ेगी। क्या आपको नहीं पता है क्या? फिर कोड़े में मजा आता होगा, वाह कोड़े पड़ रहे हैं यार, अरे चलो यार आज तो कोड़े खा लेते हैं यार। है ना? कितनी अच्छी बात बोली इसने, मांस थोड़ी मारा था। जब जिस चीज का कोड़ा बनता है चमड़े का, वो जब पड़ता है ना तो पकड़ता है वो शरीर को,
और उसके अपने जब खिंचाता है ना तो मांस को लेके खींचता है। नहीं नहीं नहीं, यकीन हो ना तो घर पे बनाना कोड़ा ऐसे धीरे से मार के देख लेना। ये सोच रही कि वो डंडी है लकड़ी की। इसको लग रहा है कि लकड़ी की डंडी है तो कुछ भी नहीं होता होगा। देख, आपको नहीं पता, कोड़ा ऐसे घूम के जाता है, ऐसे घूम के जाता है, पूरे शरीर को टच करता है। वो लकड़ी नहीं है कि बस एक जगह से स्टिक ये यहाँ पड़ी है, वो तो अगर यहाँ पे मारोगे तो पूरा घूम जाएगा आपके, फिर जो निकलेगा तो ऐसा कैसे खींच के निकलेगा। हाँ वैसे करना, कोई बात नहीं। देखो सब स्वतंत्र हो, तुम लोग 18+ हो ना सब, बस ट्राई कर सकते हो। पर जब भी ट्राई करो मेरा नाम मत लेना, है ना। आप अपनी खुद की रिस्क पे बिल्कुल ट्राई करो। हाँ इंश्योरेंस जरूर करवा लेना, इंश्योरेंस करवाना चाहो तो मेरे नाम पे वो आपका क्या बोलते हैं उत्तराधिकारी मेरे को बना देना। फिर एक व्यक्ति है अमीन खान। अमीन खान जब अवध का इक्तदार मर जाएगा हेबात खां, तो उसकी जगह इक्तदार कौन बन जाएगा? अमीन खां बन जाएगा। जब बंगाल में एक व्यक्ति है तुगरील खां, क्या नाम है? तुगरील खां। तो तुगरील खां जब बंगाल में विद्रोह करेगा, तुगरील खां का विद्रोह अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब बंगाल में तुगरील खां विद्रोह करेगा तब बलबन अमीन खां को भेजेगा। वो बोलेगा कि देख भाई जाके विद्रोह को दबा के आ जा। अमीन खां जाएगा पर विद्रोह को दबा नहीं पाएगा, पर आ जाएगा बिना दबाया गया। समझ रहे हो? काम तो इसने जो दिया वो पूरा पूरा करा, सिर्फ एक चीज भूल गया, वो क्या है? विद्रोह को दबाना। अब तुम कुछ सोचो, सामने कौन है? राजा बलबन। बलबन ने इसको बोला कि तू विद्रोह दबा के आना। ये गया, इसने पूरी मेहनत करी, ऐसा नहीं मेहनत नहीं करी इसने। बलबन ने खुद ने छोटी सेना लेके भेजा था कि ज्यादा मत लेके जा, मेरे को भरोसा है तेरे पे, जा। तुर्कान चहलगानी का सदस्य है ना, तो इस पे तो विशेष मेहरबानी है बलबन की। बलबन बोले जा, जीत के आएगा, तू तो भरोसा है मेरे को। ये भी जोश जोश में चला गया, मना तो कर नहीं सकता। अमीन खां गया, लड़ा, हारा। इसको वहीं रुक जाना चाहिए था, पर ये रुका नहीं, आ गया। वो इसकी सबसे बड़ी गलती थी। ये भी अवध में है। अवध में एक फाटक है, एक फाटक है। आप लोगों ने फाटकों को देखा हो, जो गेट रहते हैं, किलों के जो गेट रहते हैं, उसमें ऑब्जर्व करना कि जो गेट रहते हैं उसमें से तीखे तीखे लगे हुए रहते हैं। क्यों रहते हैं? सामने की तरफ, ताकि उसको तोड़ ना सके कोई। पहले तोड़ते कैसे थे? हाथी से तोड़ते थे। हाथी जैसे ही तोड़ने के लिए जाएगा तो उसको चुभेगा, तो हाथी फिर पीछे हट जाएगा, नहीं मैं नहीं तोड़ रहा हूं, यही करेगा। उसके चुभेगा तो वो क्यों तोड़ेगा? जीव है यार, मतलब भले इंसान नहीं पर दर्द तो था उसको। भाई ने क्या करा था? अमीन खां को उसी में टंगवा दिया था घुसा के। बोले कि ये ले। आते आते लोग देखेंगे, जितने लोग गेट से निकलेंगे ना वो तेरे को देखते हुए जाएंगे, यार इसने मना करा था, हार के आया था। समझ में आया? मैंने आप लोगों को मोहम्मद के बारे में बताया था ना, इसका बेटा मोहम्मद। मोहम्मद एक लौता ऐसा इंसान है जो इस पूरे बलबन के व्यक्तित्व में अलग सी छाप छोड़ के आएगा। मोहम्मद को मंगोल मार देंगे, मोहम्मद को मंगोल मार देंगे, और अमीर खुसरो और आमिर हसन देहलवी दोनों को गिरफ्तार भी कर लेंगे मंगोल। और जब ये सूचना अपने बड़े बेटे की मौत की, जो उसको सबसे ज्यादा प्यारा था, जब उसकी मौत की सूचना पता चलेगी बलबन को, तो ऐसा बोलते हैं कि बलबन इतना चीख चीख के रोता था कि कई किलोमीटर तक उसकी आवाजें जाती थी। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको किसी चीज में दया नहीं आ रही है, अपने बड़े बेटे की मौत पे इतना ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसको पता था कि अगर मेरा बड़ा बेटा रहा तो शायद मेरे को कोई हरा नहीं पाएगा, हमारी सल्तनत बहुत लंबे समय तक चलेगी। पर उसकी जब मौत हुई तो ये बहुत चीख चीख के रोया है। इसके बारे में बोलते हैं कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी चीखें सुनाई देती थी रोने की। ठीक है, मतलब बाकी लोगों के साथ में करोगे तो भुगतोगे भी सही। समझ में आ गया? फिर एक और काम भी कर रहा है, गुप्तचर व्यवस्था इसकी बहुत ज्यादा तगड़ी है। पहली बार गुप्तचर व्यवस्था स्टार्ट कर रहा है। गुप्तचर मतलब समझते हो क्या होता है?
मतलब अंदर की बातें बाहर पहुंचवाने वाला है, मत राजा को देने वाला कि आप लोग क्या कर रहे हो। जैसे आप लोगों में से मैं किसी को गुप्तचर बना दूं तो वो फिर मेरे को आके बताया करेगा। क्या बताएगा कि सर आपका तो ये नाम रख रखा है इन बच्चों ने। बताएगा ना आके कि सर ये तो ऐसे ऐसे बोल रही थी आपके घर कि रोज क्लास को लेता है, या ऐसे ऐसे बोल रहा था छोरा कि सर कार में नहीं बैठने देते अपने को। कुछ भी चीज अंदर की बातें बाहर निकालने वाला, तो वो क्या हो जाएगा, गुप्तचर। पहली बार गुप्तचर व्यवस्था स्टार्ट करने वाला कौन है, बलबन। आप लोगों से पूछेंगे कि गुप्तचर को क्या बोलते हैं, तो बरीद। क्या बोलेंगे, बरीद। और इसका जो हेड रहेगा उसको बरीद ए मुमालिक। क्या बोलेंगे, बरीद ए मुमालिक। अब इक्तेदारों की भी कुछ समस्याएं थी। एक समस्या तो तुर्काने चहलगानी की समस्या थी, चौथी। इसमें ये सब व्यवस्थाएं जुड़ी हुई है ना। गुप्तचर क्या बताएंगे, तुर्काने चहलगानी के बारे में बताएंगे कि आपका विरोध कर रहा है, फिर राजा उसको मरवा देगा। फिर एक और व्यवस्था है जिसको अपन क्या बोलेंगे, इक्तेदारों की समस्या। ये भी आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेलो हेलो, मतलब ये चीज देखी मैंने, जो बदनाम कर रखा है ना गवर्नमेंट कॉलेजों को, पढ़ाते नहीं है पढ़ाते नहीं है पढ़ाते नहीं है। एक बार स्टूडेंट से पूछो ना, तुम्हारी सच में पढ़ने की इच्छा भी है क्या? सिर्फ किस लिए आते हैं, छात्रवृत्ति का फॉर्म, छात्रवृत्ति आई कि नहीं, पैसों से मतलब है। अभी से उनको कमाई छात्रवृत्ति से करनी है, उनको इस चीज से मतलब नहीं है कि पढ़ने आके ज्ञान ले लें। हाँ, छात्रवृत्ति की सबसे ज्यादा चिंता है। कभी यूं नहीं पूछेंगे कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया। आज तक मैंने बच्चों को स्पष्ट बता रखा है, तुम कभी भी मेरे से पूछ सकते हो इतिहास के बारे में कि यार सर ये वाला टॉपिक समझा दो, ये इस चीज में ये हमको समझ में नहीं आई चीज। कुछ बच्चे पूछते भी हैं, पर ज्यादातर मेरे को कभी किसी बच्चे ने नहीं पूछा। वो पूछते हैं सर छात्रवृत्ति फॉर्म कितने बजे लोगे, कितने बजे जमा करने हैं, कहाँ पे जमा करने हैं। उनके दिमाग में बस यही चीजें चलती है, उनको इंटरेस्ट ही नहीं पढ़ने में। बाहर जाकर क्या बोलेंगे कि हम तो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं, वहां तो पढ़ाई होती ही नहीं है। बोलते हैं, सुना होगा ना बाहर जाके। खुद तो सोचो यार कि तुम लोगों की पढ़ने की इच्छा है भी कि नहीं है। बहुत बहुत बड़े आधा खून तो ये लोग जला देते हैं मेरा। अभी क्लास में नहीं आई है, हो सकता है सेकेंड ईयर की ही हो। छात्रवृत्ति का फॉर्म कब जमा करोगे? अरे भाई, और हाँ, फोन लगा के पूछेंगे भी सही। अभी एक अवकाश था, सर ने डाल दिया था अवकाश का कि इस दिन अवकाश रहेगा। मेरे को फोन लगा के पूछते हैं कि सर अवकाश रहेगा क्या, सर कॉलेज आना है क्या? उसमें संस्कृत थोड़ी लिख रखी है, शुद्ध हिंदी में लिख रखा था कि कल अवकाश रहेगा, शासकीय अवकाश, मतलब सरकारी अवकाश है, नहीं आ सकता। कि सर कल फॉर्म जमा हो जाएंगे क्या? भाई साहब, कभी तो अच्छी चीज के लिए फोन लगाओ, कभी तो पूछो कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, इसमें ये डाउट है। चल क्या देखो, नहीं मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा एक हेल्प करना अलग चीज होती है, और एक रहता है कि आप घर बैठे बैठे सही से काम करवा लो, वो चीज गलत है। मैं यहाँ पे हूँ, अभी कॉलेज का टाइम है, बकायदा आप आओ ना। आप प्राइवेट थोड़ी हो, अपने कॉलेज में कोई प्राइवेट हो सकता है क्या? अपने कॉलेज में सब लोग रेगुलर हैं, तो आपका सीधा सीधा फर्ज है, अगर आपको कुछ पूछना भी है तो मेरे यहाँ पे आके पूछो ना। आप घर से क्यों चाहते हो कि सब इन्फॉर्मेशन आपको घर से मिल जाए, जबकि आप रेगुलर स्टूडेंट हो? कम से कम यहाँ आओगे तो 4 चीजें तो सीखोगे। अरे कुछ नहीं तो बाकी चीजों के बारे में पता चल जाएगी, बाकी चीज जमा कब होनी है, कहाँ होगी, कौन कौन सी क्लास लग रही है, कौन सी नहीं लग रही है, सीसी कब मिलेंगे, क्या सब्जेक्ट है, क्या टॉपिक है। समझ रहे हो ना? तुम घर बैठे बैठे जानना चाहते हो कि कितने बजे क्या होगा, छुट्टी है कि नहीं है, तो वो चीज अच्छी नहीं है दोस्त। फिर आप सीख नहीं पाओगे। फिर वही चीज है कि तुम प्राइवेट हो जैसे बन गए हो, बिना नौकरी के, मतलब घर में भी ऐसे ही बैठे हुए हो और कॉलेज भी नहीं आ रहे। ये चीजें अच्छी नहीं। बाकी हेल्प करने में कोई दिक्कत थोड़ी है।
तुम में से कोई भी चला जाओ तो नीचे बैठ गए होंगे बच्चे, कुछ भी नहीं, बस 5 मिनट बिठा के आ जाना, वैसे ही क्लास खत्म करने वाले। हाँ, इक्तेदारों की समस्या देख लो। इक्तेदारों में क्या हो रहा था कि जो इक्तेदार थे वो सामंतों की तरह व्यवहार करने लग गए थे। मेरी बात को समझने की कोशिश करना ताकि बाद में दिक्कत ना आए। देखो, इक्तेदार जो है ना वो क्या कर रहे हैं, एक तरफ सैनिक काम भी देख रहे हैं, सैन्य, दूसरा राजस्व का काम भी देख रहे हैं। मतलब उनका पैसा भी है प्लस सेना भी है। ये चीज एक ही के पास में दे देना अच्छी बात है क्या? तुम विद्रोह कर सकते हो ना, सेना भी है पैसा भी है। तुम मेरे को देना बंद कर दो पैसा और इकट्ठा कर लो पैसे, फिर सेना और खरीद लो, मेरे पे हमला कर दो। दिक्कत वाला काम है ना। इसलिए बलबन बहुत समझदारी से काम ले रहा है। जो इक्तेदार है उनको सैन्य व्यवस्था तो रहने दी, सैन्य तो रहने दी, पर जो राजस्व का काम है, पैसों से रिलेटेड जो काम है, इक्तेदारों से छीन लिया। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपके लिए। जो आय से रिलेटेड काम है वो इनसे छीन लिया और एक अधिकारी बना रहा है। उसका नाम हमेशा याद रखना, ख्वाजा। क्या नाम है? ख्वाजा। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, वो वाला ख्वाजा से याद रख लेना, ठीक है? क्या? ख्वाजा नामक। तो बताओ बेटा, ख्वाजा नामक अधिकारी किसने बनाया था? बलबन ने। क्या काम देखता था वो? आय का काम देखता था। बस ये 2 क्वेश्चन बनते और कुछ भी नहीं बनता। याद रह जाएगा, ख्वाजा नाम बलबन ने बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि इक्तेदारों के पास में बहुत ज्यादा ताकत आ गई थी, सैन्य ताकत भी आ गई थी, प्लस एक और कौन सी ताकत आ गई थी? आय की ताकत भी थी। मतलब सारा पैसा भी रख रहे हो, सेना भी रख रहे हो, कब विद्रोह कर दो। और क्या कर रहा है? इसके समय कुछ विद्रोह हो रहे हैं, उन विद्रोह को देखते हैं, फिर आज की क्लास अपन खत्म करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है तूने कि आय के स्रोत खत्म कर दिए तो सेना कैसे मेंटेन करेंगे। एक तरफ मैं राजा हूं, एक तरफ तू कौन है? मेरा सामंत है, मतलब इक्तेदार है। अभी तक क्या करता था कि पैसे तू इकट्ठा करके मेरे को भिजवा रहा था। समझना इस चीज को, ये इकट्ठा करता पैसे, ये मेरे को भिजवाता, उसमें बचे हुए से अपने सेना का लालन पालन करता। अब मैंने किसी और को क्या बनाया है? ख्वाजा बनाया है। वो पैसे इकट्ठे करता, इसको भी देता, मेरे को भी देता। अंतर समझ में आ गया? अब तेरे पास में पैसा नहीं, पर तेरे को पैसा तो मिल रहा है। पहले तू मुझे भिजवाता था, अब कोई और भिजवा रहा है। अंतर ये कि ये तेरे व्यवहार वाला आदमी नहीं, ये मेरे व्यवहार वाला आदमी। समझ गया? पैसे तेरे को उतने ही मिल रहे हैं, तू सेना संभाल रहा है, पर तेरे को ज्यादा भी नहीं मिल रहे। तू क्या पता घबला कर दे। कैसे भरोसा कर लूं तेरे पे? नहीं, सच्चाई बता रहा हूं, कैसे कर लूं? यार कुछ हो नहीं हो, इतिहास पढ़ के राजा तो बन ही जाओगे तुम। मैंने तुम्हारा शासन वासन भी नहीं हो, राजा बन जाओगे, व्यवस्था ढंग से संभालने लग जाओगे कि इसको पूरी ताकत नहीं देना, कब धोखा दे दे। अपन विद्रोह देख रहे हैं, अपन विद्रोह देख के टॉपिक खत्म करेंगे फटाफट, है ना? विद्रोह ज्यादा नहीं, 2-3 विद्रोह हैं। जो पहला विद्रोह है वो मेवात में विद्रोह है। पहला विद्रोह कहां हो रहा है? मेवात में। मेवात का क्षेत्र पता है? हरियाणा मेवात का क्षेत्र है। वहां के लोगों ने विद्रोह करा इसके सामने, और इसने उसको दबा दिया। दबाने का तरीका, क्योंकि वहां जंगल था, इसलिए उसने 4 किले बनवाए हैं। भोजपुर, कामपिल्य, जलाल और पटियाली, 4 किले बनाए हैं। भोजपुर, कामपिल्य, जलाल और पटियाली। मतलब ये जंगल है, आसपास जंगल का क्षेत्र है, इसने ऐसे बना दिए। ये लो 4 किले, कहां भागोगे? कहां भागोगे? तो नवला भागेंगे ही नहीं, अंदर ही छुपे रहेंगे, अंदर ही छुपे रहेंगे। तो इसने बोला अंदर भी एक किला बनवा दूंगा, गोपालगिरी, है ना? गोपालगिरी ले भागो, खत्म, खेल ही खत्म, मार दिया। लगभग 1.5 लाख कत्लेआम करवाया था। ज्यादातर शिया मुसलमान थे करने वाले। हाँ, ये सुन्नी था, कट्टरपंथी था, इसने मुसलमानों की हत्या करवाई, है ना? कुछ हिंदू भी थे, मेवाती। गोपालगिरी बनवाया। एक कटेहर का विद्रोह है।
दूसरा कौन सा? कटेहर का। कटेहर का विद्रोह हुआ बलबन के समय में। बलबन ने जिन गांवों में विद्रोह हुआ था उनके बच्चों समेत बुजुर्ग, बच्चे, औरत, आदमी सबको मरवा दिया। नरसंहार। क्या करवाया यहाँ पे? नरसंहार करवाया। और तुम्हारी इच्छा होगी विद्रोह करने की? है कोई विद्रोह करना चाहेगा तुम में से? एनीबडी? लास्ट आप लोगों के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट, तू कर रखा? हाँ बोला क्या? हाँ मेरे को एकदम सुनाई दिया था कि हाँ वो देख लेना है। अभी एग्जाम के बाद करोगे ना विद्रोह। एक विद्रोह है बंगाल का विद्रोह, मोस्ट टाइम पे। बंगाल देखो बेटा, बंगाल का विद्रोह कई बार पूछा गया है कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम में। वो पूछने का एक कारण है कि एक विद्रोही है तुगरिल खान। क्या नाम है? तुगरिल खान। तुगरिल खान। ये विद्रोह इसलिए फेमस है कि पहली बार पूरी दिल्ली सल्तनत में कोई दास विद्रोह कर रहा है। मतलब आज तक किसी दास ने विद्रोह नहीं करा था मालिक के आगे। उसने बोला मैं तो अलग चलूंगा, भले मेरे मालिक ने मेरे को पूरा बंगाल सौंप दिया है, पर धोखा तो करूंगा। तो क्या करा है? प्रथम दास विद्रोह। प्रथम दास विद्रोह, ये इसको बेटा याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रथम दास विद्रोह किसका था? तुगरिल खां का था। आमीन खां जिसको भेजेगा बलबन, आमीन खां को, आमीन खां दबा पाएगा? नहीं दबा पाएगा। तो बलबन खुद जाएगा। पहले आमीन खां को भेजा, दबा पाया? नहीं दबा पाया। तो फिर किसको भेजेगा? पहले, अब फिर खुद जाएगा स्वयं, प्लस बुगरा खां। बुगरा खां कौन है? हाँ मैंने पढ़ाया था, बुगरा खां सेकंड नंबर के जो संभालने के लिए। कौन है? बुगरा खां। कौन है? उसका बेटा है। अब एक छोटी सी कहानी है कि क्या होगा। बंगाल की राजधानी क्या है? लखनऊ थी। बहुत अच्छी बात बताएगा ये। अगर तुम में से कोई बड़े होकर राजनेता बनना चाहता है ना, अपन इसी के साथ में टॉपिक भी खत्म करेंगे। अगर तुम में से कोई राजनेता बनना चाहता है तो बलबन की इस बात पे हमेशा ध्यान रखना, गौर करना। जो भी बलबन बोलेगा उस बात पे गौर करने की कोशिश करना। देखो क्या हुआ कि आमीन खान ने कोशिश करी, आमीन खान नहीं जीत पाया। अब बलबन खुद गया, अपने बेटा बुगरा खान को लेके गया। इन लोगों ने हरा दिया। किसको हरा दिया? तो जो पहला विद्रोह है तुगरिल खां, उसको हरा दिया। तुगरिल खां को मार दिया। उसके बाद में ये जो लखनऊती है राजधानी, इस राजधानी में लगातार 3 मील मतलब समझते हो? मील 1 किलोमीटर से ज्यादा होता है, लगभग 1.5 किलोमीटर। तो ऐसे लगभग 2 से 3 मील तक एक रोड थी। उस रोड पे बलबन क्या करेगा? भाले देखे आपने? बड़े बड़े, छोटे वाले नहीं, बड़े वाले भाले, जो जेवलिन थ्रो वाले है ना, लंबे। उन भालों में लगातार मुंडियां लगा के रखेगा। जैसे ऐसे समझ लो लाइट लगी रहती है ना आसपास, सड़क के आसपास स्ट्रीट लाइट, वैसे ऐसे लगातार मुंह बने हुए रहेंगे, उनमें से खून आ रहे रहेंगे। ईसा मसीह को जैसे क्रूसेड पे टांगा था ना, ऐसे कईयों को टांग के रखेगा जो जिंदे रहेंगे, लटक रहे हैं, करा रहे हैं, रो रहे हैं। और बलबन अपने बेटे के साथ, बुगरा खान के साथ में ऐसे चलते हुए जा रहा है। बुगरा खान कांप रहा है कि ये मेरे पापा कैसे हैं, उनको ले जाए तो अपने आधे तो उल्टियां करते फिरे, आधे तो बेहोश हो जाएं। बहुत सारे लोग खून को देख के बेहोश हो जाते हैं, समझ रहे हो? जब दोनों साथ में जा रहे हैं तो बलबन एक बहुत अच्छी बात बताएगा कि बेटा, ऐसा कंधे पे हाथ रख के कि बेटा, राजत्व जो है, मतलब जो राजा का जो सिंहासन है, राजत्व, वो बेटा, भाई, पिता, जमाता कुछ भी नहीं देखता। इनडायरेक्टली उसने क्या समझाया कि अगर तूने ये करा तो तू भी इनमें से टंगा हुआ नजर आएगा। वो दिन था और बलबन के मौत तक का दिन था। जो बुगरा खान है, बुगरा खान उस दिन के बाद कभी अपने पापा के पास में गए ही नहीं।
बुगरा खान हमेशा बंगाल में ही रहा, पापा दिल्ली लौट गए, उसने कहा पापा यहाँ कौन संभालेगा, मैं संभालूंगा। शासक मर जाता है, उसके पिताजी मर जाते हैं, तब भी नहीं जाता बुगरा खान। बुगरा खान का बेटा है केकूबाद, वो शासक बन जाएगा, पर बुगरा खान नहीं बनेगा। इतना खौफ। तो हमेशा ध्यान रखना, राजनीति ऐसी होती है और माँ बाप बेटा भाई किसी को नहीं देखती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।